4 फरवरी 2022। 5 राज्यों के चुनाव में सबसे ज्यादा हलचल उत्तर प्रदेश में, खासकर वेस्ट यूपी में देखी जा रही है। इसे यूपी का जाटलैंड कहते हैं, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं कि किसान आंदोलन का यहाँ सबसे ज्यादा असर है। बीजेपी का विरोध भी इसी इलाके में सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। कई गांव ने अपने एंट्री पर बोर्ड लगा दिए हैं कि यहाँ पर बीजेपी वालों का आना मना है। तो कई जगहों से बीजेपी के नेता भगाए जा रहे हैं, लोग उन्हें पीटने पर उतारू हो गए हैं। ऐसे में वेस्ट यूपी के अंदर घुसकर झांकना जरूरी हो जाता है। क्या है वेस्ट यूपी का सामाजिक राजनीतिक समीकरण, इसी विषय पर हम और अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार चंद्रभूषण जी और वरिष्ठ पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता नाइश हसन जी। आप दोनों को नमस्ते। चंद्रभूषण जी, बात बीएसपी से शुरू करते हैं। हमें बताइए कि क्या बीएसपी पूरी ताकत से ये चुनाव लड़ रही है, और अगर नहीं लड़ रही है तो उसके आधार का क्या रुझान है? और ये अभी जैसा दिख रहा है, जितना तेजी से हम लोग पिछले चुनावों में बीएसपी को सक्रिय होते देखते थे, इस बार तो वैसा नहीं दिखाई दे रहा है। कल पहली बार ऐसा लगा कि मायावती जी मैदान में उतरी हैं। मुझे नहीं लगता कि जिस तरह से बीएसपी चुनाव लड़ा करती थी उस तरह से चुनाव लड़ रही है। मैं खुद भी अभी वेस्टर्न यूपी में ही बैठा हुआ हूँ, गाजियाबाद में, और कहीं पर बीएसपी की कोई हलचल मुझे नहीं दिखाई दे रही है। तो ये तो है कि बीएसपी अभी हो सकता है कि आगे के चरणों में वो अधिक सक्रिय दिखाई दे, लेकिन अभी तो उसकी वैसी सक्रियता नहीं दिखाई दे रही है। रही बात बीएसपी के जनाधार की गति की, तो दो परस्पर विरोधी चीजें अभी तक मेरी समझ में आ रही हैं। एक तो यह कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दो बड़ी घटनाएं, एक तो सहारनपुर में और एक हाथरस में। सहारनपुर में योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद एक दलित विरोधी एक स्थानीय दंगा हुआ था, जिससे कि चंद्रशेखर आजाद जैसे एक नेता का उदय हुआ। उसके पहले भी वो थे, लेकिन उसके बाद एक बड़ी पर्सनैलिटी बन गए। और उसके बाद ये हाथरस का जो बलात्कार और हत्या का जो कांड हुआ, वो एक मतलब बीजेपी का कह सकते हैं कि बड़ा यहाँ पे मैं जरा टोकना चाहूंगा। एनसीआरबी का एक आंकड़ा बताना चाहूंगा कि 2018 से 20 के आंकड़े उठाइए तो 2018 में दलित उत्पीड़न के 11,924 मामले दर्ज हुए, 2019 में 11,819 और 2020 में सीधे बढ़ करके 12,714 हो गया। यानी दलित जो है लगातार पीटा जा रहा है यूपी में, और सबसे ज्यादा ये पूरे देश में सबसे ज्यादा है। और फिर भी दलित कोई मुद्दा नहीं बन रहा है। इस चुनाव में हम देख रहे हैं दलित एक तरह से गायब है। ये क्या मामला है? ये बहुत ही दुखद बात है, बहुत ही दुखद बात है। लेकिन चुनाव का मुद्दा न बनना एक चीज है, और चुनाव पर इसका प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, यह जमीनी पर्यवेक्षण की चीज है। जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि जो वाल्मीकि जो आधार है बीजेपी का, वो इस बार उस तरह से साथ में नहीं है। वो बहुत लंबे समय से वाल्मीकि समुदाय में बीजेपी का काम रहा है। मुझे लगता है कि वो इस बार उससे अलग हट रहा है। जहां तक जाटव समुदाय का प्रश्न है, जो बीएसपी का एक प्रमुख आधार माना जाता रहा है, उसको लेकर एक तरह की दुविधा अभी बनी हुई है। क्योंकि ऐसा दिखा है कि अतीत में जाटव समुदाय में, खासकर अमेठी में, जो जिस तरह का रुझान दिखा था एक समय, अभी जो लोकसभा चुनाव में, कि अगर वो बीएसपी को वोट नहीं देता तो वो अपने आप को बीजेपी को वोट देता है, क्योंकि बीजेपी उसको मैनेज करने के तरीके उसको पता है। ये तो रहा खैर दलितों का मुद्दा। मुझे बताइए कि यूपी में हिंदुत्व क्या कोई चुनावी मुद्दा बन पा रहा है? जैसा कि हम देख रहे हैं कि भाजपा के सारे ही नेता किसी न किसी बहाने से हिंदुत्व के अलग अलग मुद्दों को उठा रहे हैं। तो क्या कोई चुनावी मुद्दा ये बन पा रहा है कि या चुनावी मुद्दे यूपी के आपको कोई और दिखाई पड़ रहे हैं जिस पर वोटिंग होने जा रही है?
देखिए, जिस तरह के हालात उत्तर प्रदेश में है, वहाँ भरपूर कोशिश इस बात की जा रही है कि इलेक्शन जो है वो चुनावी मुद्दा यानी कि जो है वो हिंदुत्व के इर्द गिर्द ही मंडराता रहे। लेकिन थोड़ी स्थितियां अलग भी हो रही हैं। अभी बहुत सी पिक्चर साफ मेरी निगाह में नहीं है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से जिस तरह गली गली मोहल्लों मोहल्लों में जिस बात को उठाया जा रहा है कि देखो हमने राम मंदिर तो दे दिया, किसी और पार्टी ने तो नहीं दिया था, ये हमने किया। तो जो वोटर हमेशा पेट्रोल महंगे होने की बात कर रहा है, गरीबी की बात कर रहा है, राशन नौकरियां चली गई इसकी बात कर रहा है, उसके जहन में जबरदस्ती ये बात ठूस दी जा रही है कि देखो मंदिर हो गया, ये नहीं हुआ था कभी, और हम मथुरा में भी विजयी हो जाएंगे। इस तरह की जो बातें की जा रही है उससे ये लग रहा है कि एक तरफ कोरोना के बाद जनता बहुत बेहाल है, परेशान है, वो चाह रही है कि उसके असल सवालों पे बातचीत हो, लेकिन उसको जबरन घुमा फिरा के हिंदुत्व की तरफ मोड़ा जा रहा है। आपके कहने का मतलब है कि हिंदू जो कौम है यूपी में वो हिंदुत्व को कोई मुद्दा नहीं मान रही, उसके मुद्दे अलग हैं, लेकिन उस पर हिंदुत्व थोपा जा रहा है। लेकिन हिंदुत्व की अगर ये हम मान लेते हैं कि हिंदुत्व की हवा बनाई जा रही है, तो अगर हिंदुत्व की हवा बनती है तो कहीं न कहीं मुसलमान वोट भी गोलबंद होता है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है? हाँ, जाहिर है कि जिस चीज को जबरदस्ती, जिस तरह की भाषा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की है, और उनकी आप एडवर्टीजमेंट पे गौर करें जो टीवी में आ रही है, उसमें भी वो बाकायदा उनके कैरेक्टर कह रहे हैं कि जो थोक दिया जा रहा है। तो आप इसको अगर गौर करें तो जिस तरह जबरन लोगों के मुंह में, लोगों के जहन में ये बात डाली जा रही है कि हिंदुत्व किया जा रहा है, तो उसका असर ये आगे हो भी सकता है। क्योंकि आप देखेंगे हमेशा आखिरी दौर में ही चीजें साफ हो पाती हैं कि लोग किस तरफ जा रहे हैं। तो हिंदुत्व को जबरन लागू करने की कोशिश तो हो रही है, लेकिन अभी वो बहुत अच्छी तरह से मतलब जगह नहीं बना पाई, बहुत अच्छी तरह से उसको वो मुकाम नहीं मिला जिसकी कोशिश बीजेपी हिंदुत्व को लाने की कर रही है। क्योंकि तमाम हताश निराश हिंदू, दलित, मुस्लिम, ईसाई सारी कम्युनिटी दिखाई पड़ रही है यहाँ, जो परेशान हाल है, जो जिसके उनमें ज्यादातर लोगों के रोजगार चले गए हैं। तो उनके लिए हिंदुत्व मुद्दा नहीं है। लेकिन हमको जो शहर में दिख रहा है कि जो बिजनेस कम्युनिटी है, जो काफी संपन्न लोग हैं, वो जरूर इसकी हवा बांधने आपने योगी आदित्यनाथ की भाषा का जिक्र किया। इस पर मैं चंद्रभूषण जी से पूछना चाहूंगा कि क्या ये सपा और राष्ट्रीय लोक दल के गठबंधन का कुछ उनके ऊपर असर दिख रहा है, और आपको क्या लगता है कि ये गठबंधन जमीन पर काम कर रहा है, कितना काम कर रहा है? जो दो तरह की चीजें अभी तो वेस्ट यूपी में दिखाई दे रही हैं। एक तो मथुरा को काशी और अयोध्या जैसा बनाएंगे, एक तो इसको माहौल बनाया गया, और फिर खुद मुख्यमंत्री ने कहा कि कैराना और मुजफ्फरनगर में जो गर्मी दिखाई दे रही है उसको हम ठंडा कर देंगे। अमित शाह जी कैराना में पर्चा भी बांटते हुए नजर आए। कुछ और जगहों पर भी पर्चे बांटे उन्होंने सीधे तौर पर। तो ये तो है स्पष्ट कि एक किस्म की बौखलाहट जैसी तो दिखाई दे रही है बीजेपी में, और ये किसान आंदोलन का इलाका है जहाँ पर कि चुनाव हो रहा है। तो यह एक भय वो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे इसको मुद्दा बनाया जाए हिंदुत्व को, जहाँ तक जमीनी रूप से सपा और आरएलडी के काम करने की बात है, तो उसको लेकर सबके दिमाग में 2014 के बाद जो मुजफ्फरनगर के दंगे हुए थे उसके बाद से ये सवाल बना हुआ है। क्योंकि लगभग 17% आबादी यहाँ की जो जाट आबादी है, वो जाट आबादी बाकायदा हिंदुत्व के सेंटिमेंट में आके वोटिंग उसने 2014 के चुनाव में किया, फिर 2017 के चुनाव में किया, और फिर 2019 के चुनाव में किया। तो 3 चुनावों में उसका रुझान इस तरह का रहा है कि हिंदू सेंटिमेंट में आके वोटिंग करने का। लेकिन हम अभी देख रहे हैं कि यही जाट लोग बीजेपी के लोगों को विरोध कर रहे हैं, भगा रहे हैं अपने गांवों में से।
जी। इसका क्या तो मतलब है फिर? हाँ, यह एक यही बेसिकली यही समस्या है जिसको लेकर कि बीजेपी में यह बौखलाहट दिखाई दे रही है कि अगर इस तरह से जाट अगर चुनाव में गए सीधे बीजेपी रुझान लेके, बीजेपी विरोधी रुझान लेके, तो बीजेपी के लिए संभलना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए लोगों में यहाँ कानाफूसी भी चल रही है कि चुनाव से पहले कहीं कोई बड़ा बवाल न यहाँ पर करवा दिया जाए। नाइस जी, मुझे बताइए कि एक आमतौर पे वोटर होता है जिसे साइलेंट वोटर कहते हैं, ये होता है महिला वोटर। आपको ये साइलेंट वोटर किस तरफ जाता दिख रहा है? क्योंकि मोदी की जीत में इसका कहीं ज्यादा बड़ा हाथ रहा है, ये ऐसा मोदी को विश्वास है और उन्होंने इसको ध्यान में रख के भी काम किया है। देखिए, जो साइलेंट वोटर जिसको आप कह रहे हैं महिला, वो अगर आप गौर करेंगे तो इस बार जितनी मुखर हैं उनको हम साइलेंट कह भी नहीं सकते, क्योंकि जो एनआरसी मूवमेंट का पूरा असर रहा है उसका जबरदस्त प्रभाव औरतों के सियासी समझ पर पड़ा है। और उस कारण आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में तमाम औरतें, लड़कियां जो चुनाव लड़ने के लिए आ गई, जो पहली बार एनआरसी मूवमेंट में आई थी, तो वो अभी जिसको हम साइलेंट वोटर कहते थे, वो अपनी समझ इतनी बढ़ा चुका है कि वो ये तय करने लगा है कि हम किसके साथ खड़े होंगे। हमने ऐसी बहुत सी लड़कियों से बात की जिन्होंने अपना अपना नजरिया भी रखा सामने। कोई कह रहा है कि कांग्रेस ही अच्छा विकल्प है, कोई कह रहा है आप पार्टी के साथ जाना है, तो कोई औरतें, लड़कियां समाजवादी पार्टी के साथ जाना चाह रही हैं और उनके अपने तर्क हैं। तो हमें लगता है कि इस बार जो है, जो साइलेंट वोटर था, जो हमेशा कहा जाता था कि पतियों के कहने से औरतें वोट देती है, वो साइलेंट नहीं है। इस बार वो, क्योंकि गरीबी का असर, बेरोजगारी का असर और जो कोरोना का जबरदस्त असर, आप देखेंगे कोरोना के बाद ज्यादा और सबसे पहले जो नौकरियां गई है वो औरतों की गई है। बात चूंकि आपने आंदोलन की तो मैं चंद्रभूषण जी से पूछना चाहूंगा, और जिसकी बहुत ज्यादा इस वक्त चर्चा भी है कि क्या किसान आंदोलन का चुनाव में कोई राजनीतिक प्रभाव दिखेगा, क्या दिख रहा है? भाई, ये तो जिस तरह से जैसे माना जाता था कि भाई नरेश टिकैत और राकेश टिकैत हवा देख के इधर उधर होते हैं, और वो खासकर जो पिछले चुनाव में और यहाँ पर जो गाजीपुर तिराहा है, यहाँ पर उन्होंने रोते हुए कहा भी था कि पिछले चुनाव में हमने बीजेपी को वोट दिया था, इसका बहुत पछतावा है। जब वो पानी वाला मामला आया था और बीजेपी के लोग यहाँ पे उन पर हमला करने जा रहे थे नंदकिशोर गुर्जर के नेतृत्व, तो अभी तो वो बिल्कुल खुल के बोल रहे हैं। पॉलिटिकल बात भले ना बोल रहे हो, लेकिन वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि उनके साथ विश्वासघात हुआ है, और ये गांव तक भी यह बात दिख रही है। कितना इसका चुनाव में असर पड़ेगा, ये तो चुनाव नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन अभी तो निश्चित रूप से बीजेपी के रवैये में, उसके बयानों में और उसकी अकुलाहट में यह दिख रहा है कि वो परेशान है यहाँ के किसान आंदोलन के बाद बदले हुए माहौल को लेकर। तो और जो यहाँ के जो जातीय और सांप्रदायिक जो विभाजन जो दिखते थे, जिस तरह से हर जगह पर गुजर बनाम जाट टकराव दिखता था, या सैनी बनाम जाट टकराव दिखता था, या फिर हिंदू मुस्लिम का जो विभाजन दिखता था, इस बार आपको उस तरह के विभाजन कहीं नहीं दिख रहे हैं।